शनाया ने पीछे मुड़कर देखा तो वह ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहने वेदांत खड़ा था। वेदांत को देख शनाया की हेजल ग्रे आइज हैरानी से बड़ी हो गई। बाबी, क्या आप में इतना भी मैनर नहीं कि किसी के बच्चे को उसके पेरेंट्स की बिना इजाजत के छूना नहीं चाहिए? आई थिंक यू लॉस्ट योर मेमोरी, वेदांत ने शनाया का मजाक उड़ाते हुए कहा। तो शनाया का चेहरा थोड़ा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। भला इस छिछोरे आदमी की हिम्मत कैसे हुई उसे मैनरलेस कहने की? आखिर ये खुद को समझता क्या है? शनाया ने वेदांत को देखते हुए मन ही मन सोचा, फिर तुनक कर बोली, ओ हेलो मिस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? एंड सेकंड इज कि मैं खुद ही बेबी के गले नहीं लगी थी, वो तो आपके क्यूट बेटे ने ही मुझे गलती से अपनी मॉम समझकर अपने गले लगा लिया था। शनाया ने वेदांत पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मेरे बेटे ने अगर आपको अपनी माँ मान लिया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप खुद को भी उसकी माँ समझने लगे, वेदांत ने सपाट लहजे में कहा। तो शनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। शनाया ने आंख बंद कर एक गहरी सांस ली और एक नजर वेदांत को देख वेदांत से बोली, मिस्टर सीईओ आई एम सॉरी। शनाया ने अपनी गलती न होते हुए भी वेदांत से ज्यादा बहस न करना ही बेहतर समझा और एक नजर वेदांत को देख वहां से चली गई। वेदांत शनाया को जाते हुए बस देखता ही रह गया। डैड, आपने झूठ क्यों कहा? आई नो वो मम्मी ही थी, फिर आपने उन्हें अभी वेदांत ने अपनी क्यूट सी वॉइस में इतना कहा ही था कि उसे वेदांत की चिल जैसी नजरें खुद पर महसूस हुई। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे हो? वेदांत की कड़क आवाज सुन वेदांत ने अपने होठों पर उंगली रख ली और अपना सिर नीचे कर लिया। वेदांत ने वेदांत के झुके हुए चेहरे को देखा और एक गहरी सांस लेकर वेदांत का छोटा सा चेहरा ऊपर किया। वेदांत का क्यूट सा फेस बिल्कुल लाल हो गया था। वो अपनी गीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर सिसकते हुए वेदांत को देख रहा था। आई नो डैड, वो मम्मी ही थी, मुझे मम्मी चाहिए, आई वॉन्ट माई मम्मी आई वॉन्ट। वेदांत इतना बोल वेदांत के कंधे पर सिर झुकाए सिसकने लगा। उसने वेदांत की टी शर्ट पूरी गीली कर दी थी। वेदांत जानता था कि वो अपने बड़े बेटे को एक सेंटेंस में समझा सकता है, मगर ऐसा उसके छोटे बेटे के साथ पॉसिबल नहीं। उसका छोटा बेटा ढेरों क्वेश्चंस का पिटारा अपने साथ लिए घूमता था और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह इमोशनल था। रिलैक्स अंश, अभी तुम्हारी मम्मी और मैं हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं जिसमें हम दोनों एक दूसरे को न पहचाने की एक्टिंग कर रहे हैं। क्या आप भी हमारे साथ ये गेम खेलोगे? वेदांत ने अपने बेटे के चबी चिक्स को पिंच करते हुए कहा। तो वेदांश की गीली नीली आंखें चमक उठी। रियली डैड, वेदांश ने अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल लेते हुए कहा। तो वेदांत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ओके डैड, अब मैं भी ये गेम खेलूंगा और मैं मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पहचानूंगा, वेदांश ने अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए कहा। तो वेदांत के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। वहीं उनके जस्ट पीछे वेदांत खड़ा होकर अपनी डैड और ये ब्रदर की बातें सुन रहा था। वो अभी एक्सरसाइज करके ही लौटा था, इसलिए उसने शनाया को तो नहीं देखा था, मगर वो अपने डैड और वेदांश की बातों से समझ चुका था कि अभी कुछ देर पहले वहां क्या हुआ होगा। वहीं दूसरी ओर शनाया जब घर पहुंची तो उसका मूड बहुत खराब था। आखिर वेदांत ने सुबह सुबह उसके मूड का कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। साला दुष्ट, पापी इंसान, खुद को समझता क्या है? क्या मैं उसे कोई बच्चा चोर दिखती हूँ जो जर्मनी से स्पेशली उसके बच्चे चोरी करने आऊंगी? छिछोरा कहीं का, एक तो कल मुझे जबरदस्ती किस किया, हाँ नहीं तो शनाया ने खुद से झुंझलाते हुए कहा। क्या हुआ, तू इतने सुबह किसे गालियां दे रही है? बेडरूम से निकलती हुई जेनी ने अलसाए आवाज में पूछा। कुछ नहीं, बस सुबह सुबह एक जंगली कुत्ता मिल गया था, शनाया ने वेदांत का हैंडसम चेहरा याद करते हुए कहा और अपने ख्यालों को झटक दिया। यहाँ इंडिया में भी जंगली कुत्ते सड़कों पर मिल जाते हैं क्या? हम, शनाया इतना बोल जैसे ही वहां से जाने को हुई जेनी उसके सामने आ गई तो शनाया ने उसे एक आईब्रो रेस करके देखा तो जेनी अपने दांत दिखाने लगी। वो सानू, मैं सोच रही थी कि हमें यहाँ आए हुए हफ्ता होने वाला है तो क्यों ना आज रात हम यहाँ के क्लब जाए, वैसे भी मेरा एक ऑनलाइन फ्रेंड यही कोलकाता आया हुआ है तो इसी बहाने में भी उससे मिल लूंगी, जेनी ने अपने नाखूनों को चबाते हुए कहा। तो शनाया हंसने लगी। यार तू भी न सीधा सीधा बोलती क्यों नहीं कि तुझे डेट पर जाना है, तो तू मुझे क्यों लेकर जा रही है? यार तू गलत समझ रही है, मैं डेट वेट पे नहीं जा रही, मैं बस उससे मिलने जा रही हूँ, और तू जानती है न मैं आज तक कभी किसी लड़के से ऐसे ही मिलने अकेले नहीं गई हूँ, तो तू चलना, जेनी ने लगभग बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। मैं चल रही हूँ तेरे साथ,
शनाया ने जेनी की बात पर एग्री होते हुए कहा, तो जेनी बहुत खुश हो गई। ठीक है, तो आज शाम के 7 बजे रेडी रहना, जेनी ने चाहते हुए कहा और किचन में अपने लिए एनर्जी शेक बनाने चली गई। वहीं दूसरी ओर वेदांत आज अपने बेटों को एम्यूजमेंट पार्क लेकर गया था। जहां जाने का वेदांत को तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सिर्फ वेदांश की खुशी के लिए वो भी वहां जाने के लिए एक्साइटेड होने की एक्टिंग कर रहा था, जिसे वेदांत बखूबी समझ रहा था। आखिर वो इन दोनों ही डेविल्स का बाप जो ठहरा। एक पूरा दिन एम्यूजमेंट पार्क में बिताने के बाद शाम को वेदांत अपने दोनों बेटों के साथ घर आ गया। चैंप्स, मुझे अभी किसी इम्पोर्टेंट काम से जाना है, तो आप दोनों डिनर करके सो जाएगा। ओके ओके डैड, अंश और अंग ने अपने बेडरूम की ओर जाते हुए कहा। रॉक एंड रोल क्लब ड्रिंक काउंटर से टेक लगाई शनाया अपनी ग्रे आईज से क्लब के चारों ओर अपनी नजरें दौड़ा रही थी। शनाया ने आज एक सिल्वर टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहना हुआ था, बालों की एक हाई पोनी बनाए वो बेहद क्यूट और अट्रैक्टिव दिख रही थी। वो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक में स्ट्रॉ को गोल गोल घुमाते हुए क्लब के दूसरे साइड खड़ी जेनी और उसके दोस्त को ही देख रही थी। शनाया को पता नहीं क्यों वो लड़का कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा था, मगर कहा ये उसे याद नहीं आ रहा था। जेनी ने आज एक वेलवेट मिनी बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी, खुले बाल में आज वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वहीं उसके सामने खड़ा लड़का भी काफी हैंडसम था। राज, तुम यहाँ कोलकाता में क्या कर रहे हो? जेनी ने अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए सामने खड़े लड़के से सवाल किया, जो और कोई नहीं वेदांत का असिस्टेंट राज ही था। कुछ नहीं, बस अपने बॉस के साथ किसी बिजनेस डील के सिलसिले में आया हुआ हूँ। जब वो काम हो जाएगा देन मैं वापस मुंबई चला जाऊंगा, राज ने खुश होने का दिखावा करते हुए कहा। असल में वो जेनी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, मगर अपने किसी दूसरे मतलब को पूरा करने के लिए उसने जेनी से दोस्ती की थी। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसके इस मतलब की वजह से जेनी उससे सच्चा वाला प्यार कर बैठी है। असल में राज ऑलरेडी एंगेज था और कुछ ही महीनों में उसकी शादी अपने बचपन की दोस्त से होने वाली थी। वहीं दूसरी ओर शनाया अभी वहां काउंटर पर खड़ी थी कि उसके पास कुछ अमीर घर के बिगड़े नवाब आ गए। हे ब्यूटीफुल, क्या तुम अकेली हो? उसमें से एक लड़के ने शनाया से सवाल किया। नो, शनाया ने सपाट लहजे में जवाब दिया और वहां से जाने लगी थी कि तभी उनमें खड़े दूसरे लड़के ने शनाया का हाथ पकड़ लिया। इतनी भी जल्दी क्या है जाने मन, थोड़ा हमारे साथ भी एंजॉय कर लो, उस लड़के ने अपने दोस्तों को आइविंक करते हुए कहा, तो वो सभी जोर जोर से हंसने लगे। उनकी बात सुन शनाया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। ओह, तो तुम सबको मेरे साथ एंजॉय करना है, शनाया ने अपनी लंबी घनी पलकों को झपकाते हुए कहा, तो उन सबकी आंखें लस से चमक उठी। इससे पहले कि वो लड़के कुछ बोलते, शनाया ने अपना हाथ उस लड़के से छुड़ाकर उसके चेहरे पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी आवाज उस क्लब के लाउड म्यूजिक के बीच दब गई। आइंदा से अगर मेरा हाथ पकड़ा तो इसे तोड़ दूंगी, शनाया ने उन सब की ओर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, और जैसे ही वो वहां से मुड़कर जाने लगी, वो किसी के सख्त सीने से जा टकराए। आउच, शनाया ने अपनी छोटी सी लाल हो चुकी नाक को सहलाते हुए कहा, और जैसे ही उसने सामने खड़े शख्स की ओर देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मिस्टर सीईओ, आप, शनाया ने चिढ़ते हुए कहा, मानो वो वेदांत को वहां देख बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई हो। क्या तुम यहाँ इस वक्त किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? बाबी, वेदांत ने अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहा, तो शनाया का मुंह बन गया। भला मैं किसी को क्यों एक्सपेक्ट करूंगी, जबकि इन नमूनों के लिए मैं ही काफी हूँ। देखा मैंने तुमने कितने अच्छे से इन सबको सबक सिखाया कि ये सब अभी भी अपने पैरों पर खड़े हैं, वेदांत ने सार्वस्टिकली कहा, तो शनाया का मुंह बन गया। ताना तो ऐसे मार रहे हो आप जैसे आप कहीं के फाइटर हो। सिर्फ बॉडी बनाने से ही किसी को सबक नहीं सिखाया जा सकता, उसके लिए फाइटिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, शनाया ने वेदांत के बाइसेप्स को अपनी एक उंगली से पोक करते हुए कहा। शनाया की बात सुन वेदांत के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। वेदांत शनाया के करीब आया और उसके कान में झुककर सरगोशी करता हुआ बोला, वेट एंड वॉच बाबी। ये बोलते वक्त उसके होंठ शनाया के कानों को छू रहे थे, जिससे शनाया सिहर उठी। उसे वेदांत की करीबी, उसके परफ्यूम की खुशबू और सरगोशियां इतनी जानी पहचानी क्यों लगती थी? क्या ये सब उसका वहम है या हकीकत? ये सब सोच शनाया का सिर घूमने लगा, तभी उसे किसी लड़के की चीख सुनाई दी। शनाया ने मुड़कर देखा तो वेदांत ने उन चारों लड़कों को अकेले मारना शुरू कर दिया था। शनाया तो वेदांत की फाइटिंग स्किल्स देखकर हैरान रह गई।
अपनी व्हाइट शर्ट की स्लीव को कोहनी तक फोल्ड किए ब्लैक पैंट और प्रॉपर जेल से सेट बालों में वेदांत फाइटिंग करते हुए किसी हॉलीवुड एक्टर से कम नहीं लग रहा था। डेंजरस जोड़ अट्रैक्टिव इक्वल्स मिस्टर सीईओ, शनाया धीरे से बुदबुदाई और वेदांत की फाइटिंग एंजॉय करने लगी। 5 मिनट से भी कम समय में वेदांत ने उन चारों लड़कों को अधमरी हालत में पहुंचा दिया था। वो अभी अपने कमर में रखे गन को निकालकर उन लड़कों को शूट करने वाला ही था कि शनाया ने दौड़कर उसका गन ऊपर की ओर कर दिया, जिससे गोली ऊपर छत पर चल गई। आप पागल वागल है क्या? ऐसा भला कौन करता है? क्या आप जानते नहीं कि किसी की जान लेना क्राइम है? अभी आपको इसके लिए जेल भी हो सकती थी। अरे ये लोग मुझे छेड़ ही तो रहे थे। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं जैसे मैं आपकी बीवी हूँ? एक दिन इस बात को तुम खुद ही एक्सेप्ट करोगी बाबी, वेदांत ने मन ही मन कहा। वेदांत ने अपने गाइस को कुछ इशारा किया तो वो सभी उन लड़कों को लेकर क्लब से बाहर निकल गए। सानू तू ठीक तो है न? जेनी ने शनाया को ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए कहा। यार आई एम ऑलराइट, शनाया ने तिरछी नजरों से वेदांत की ओर देखते हुए कहा। अगर तेरा मिलना हो गया हो तो क्या चले? शनाया ने एक नजर राज की ओर देखते हुए सवाल किया। हाँ चल चलते हैं, इतना बोल जेनी ने स्वीटली राज को बाय कहा तो राज ने राहत की सांस ली। जाती हुई शनाया मुड़कर वेदांत के पास आई और थोड़ा हेसिटेट करते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर सीईओ। इतना बोल शनाया तेजी से वहां से चली गई। वेदांत बस जाती हुई शनाया को देखता रह गया जिसने एक बार मुड़कर उसे देखा था। वहीं दूसरी ओर मुंबई में करण, वेदांत का छोटा भाई, के बेडरूम में हाल कुछ अलग ही था। करण काव्यांश को अपनी बेसुरी आवाज में लोरी सुना रहा था, जिसे सुन काव्यांश चुप होना छोड़ और तेज तेज रोने लगा। करण यांश को बार बार चुप करा रहा था, लेकिन वो काव्यांश ही क्या को करण की बात सुन ले। यश की आवाज सुन। नैन्सी जो बालकनी में पेंटिंग बना रही थी, वो अपने हाथ में पेंट ब्रश लिए बेडरूम में आ गई। करण, तुम यांश को रुला क्यों रहे हो? देख नहीं रहे वो तुम्हारी अरिजीत सिंह वाली वॉइस सुन कितना डर रहा है? नैन्सी ने करण का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो करण का मुंह बन गया। इसकी हरकतें न बिल्कुल तुम पर गई है। मेरा बेटा है तो मुझ पर ही जाएगा ना कि पड़ोसी पर। वैसे वो सब छोड़ो, उसे भूख लगी है, मैं हाथ धोकर आती हूँ, फिर यांश को फीडिंग कराती हूँ, नैन्सी ने वॉशरूम के अंदर जाते हुए कहा। असल में काव्यांश को रात में फीडिंग करने की आदत थी, इसलिए वो अक्सर नींद में उठकर रोया करता था। नैन्सी जल्दी से अपने हाथ को साफ कर करण के पास आई और उसकी गोद से यांश को लेकर फीड कराने लगी। काव्यांश अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मम्मा के सीने को पकड़ फीड कर रहा था और तिरछी नजरों से अपने डैडी करण को देख रहा था, जो उसे ही बुरी तरह घूर रहा था। काव्यांश की हमेशा से आदत थी कि वो फीड करते रहते वक्त करण को ही देखता था, मानो उसे चिढ़ा रहा हो। वही करण तो जलकुकड़े की तरह अपने बेटे को देखता था, जो 2 साल का होने के बाद भी उसकी बीवी से जोंक की तरह चिपके रहता था और करण को उसके करीब भी नहीं आने देता था। पहले अपनी वाइफ के सोने, जागने, ख्वाब, ख्यालों, उसके वक्त पर और उसके बदन पर सिर्फ उसका हक था, जो अब ट्रांसफर होकर उसके बेटे के पास चला गया था। धीरे धीरे काव्यांश की आंखें भारी होने लगी और वो फीड करते हुए ही सो गया। नैन्सी ने काव्यांश को धीरे से बेड के बीचों बीच लेटा दिया और उसके चारों ओर पिलो लगा दिया ताकि वो गिरे मत। अपने बेटे का माथा चूम जैसे ही नैन्सी ने करण की ओर देखा, तो वो उसी की ओर ही देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें कहीं और ही थी। नैन्सी ने जब करण की नजरों का पीछा किया, तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, साथ ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। करण नैन्सी के खुले सीने को ही देख रहा था, जो अभी थोड़े गीले थे। नैन्सी जैसे ही अपने बटन्स लगाने लगी, करण ने उसके हाथों को पकड़ लिया। प्लीज बेबी, आज मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, करण ने अपनी सीडेटिव वॉइस में कहा और नैन्सी के होठों पर अपने होठ रख दिए। करण के किस करते ही नैन्सी भी उसके किस में खो गई और वो दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। नैन्सी के हाथ जहां करण के बालों में उलझे हुए थे, तो वहीं करण के हाथ नैन्सी के खुले सीने को प्यार से सहलाते हुए प्रेस कर रहे थे। करण नैन्सी की शर्ट को उसके बदन से अलग कर उसकी अपर नेक बॉडी को बेतहाशा चूमे जा रहा था। उसने खुद की शर्ट भी रिमूव कर दी थी। करण ने नैन्सी को किस करते हुए उसके सारे कपड़े रिमूव कर दिए और अब वो अपनी ट्राउजर रिमूव कर ही रहा था कि उसके कान में उसके बेटे काव्यांश के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन करण ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं नैन्सी, जो पूरी तरह करण की मदहोशी में डूबी हुई थी, उसने जब यांश के रोने की आवाज सुनी
तो वो तुरंत अपने बेटे के पास चली गई। उसने एक नजर करण को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल रोने लायक हो गया था, जिसे देख नैन्सी जोर जोर से हंसने लगी। करण ने एक नजर अपने शैतान बेटे और उसकी मस्तीखोर मम्मी को देखा, फिर सिर हिलाकर बाथरूम के अंदर चला गया, क्योंकि अब उसका कुछ होने से रहा था। वहीं दूसरी ओर शिकागो में निहाल, वेदांत का दोस्त और नैन्सी का भाई एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट कमरे में किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की ने काफी शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, वहीं निहाल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। निहाल बेबी, तुम क्यों हमारे रिश्ते के लिए मना कर रहे हो? क्या तुम आंटी और अंकल की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? आफ्टर ऑल वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। उस लड़की ने निहाल के सोफे पर बैठते हुए कहा और उस पर झुकने लगी। वही निहाल, जो कब से अपनी आंखें बंद कर अपने सर दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो उस लड़की को अपने करीब महसूस कर उसे खुद से दूर पुश कर दिया। बिहेव सुहाना, निहाल अपनी जगह से खड़ा होते हुए गुर्राया, तो एक पल के लिए सुहाना भी डर गई। निहाल बेबी, तुम आखिर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? आखिर क्या कमी है मुझ में? आई एम रिच, ब्यूटीफुल, हॉट, और मैं तो तुम्हारे पापा के बिजनेस पार्टनर की बेटी भी हूँ। जस्ट शट अप सुहाना एंड स्टे अवे फ्रॉम मी। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल, और बेहतर होगा तुम इस बात की जल्द से जल्द मान लो। निहाल इतना बोल जैसे ही वहां से जाने लगा, तो सुहाना ने दौड़कर निहाल को बैकहक कर लिया। सुहाना के ऐसा करते ही निहाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सुहाना को खुद से दूर झटक दिया, जिससे सुहाना लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। निहाल ने अपने ब्लेजर को ऐसे झटका जैसे उस पर कोई गंदी चीज लग गई हो। निहाल को ऐसा करते देख सुहाना बुरी तरह गुस्सा हो गई। सुहाना जोर से चिल्लाई, निहाल, आवाज नीचे, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। आज तो तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए माफ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम डैड के दोस्त की बेटी जो ठहरी, लेकिन अगली बार तुमने अगर मुझे छूने या मेरे पास आने की कोशिश की, तब तुम देखोगी कि निहाल सहगल का दूसरा नाम बर्बादी क्यों है। निहाल इतना बोल जैसे ही उस कमरे से जाने लगा, उसे सुहाना की धीमी आवाज मगर गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। निहाल, तुम ये सब उस अनाथ फटीचर लड़की, क्या नाम है उसका, हाँ वो ध्वनि, उसके लिए ये सब कर रहे हो, जो तुम्हारे बैकग्राउंड को मैच भी नहीं करती। कहा मेरा लेवल, कहा उसका, तुम्हारा उससे कोई मैच नहीं। तुम मुझे डिजर्व करते हो, आफ्टर ऑल मैं उससे हर मामले में बेहतर हूँ, और मैं तुम्हारे पेरेंट्स की फर्स्ट चॉइस भी हूँ। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे पेरेंट्स उस पुअर ध्वनि को जरा भी पसंद नहीं करते। सुहाना ने अभी इतना ही कहा था कि निहाल ने वहां रखी खाने की टेबल पर एक लात मार उसे तोड़ दिया। उसके ऐसा करने से उस टेबल का कांच पूरे रूम में बिखर गया। निहाल के ऐसा करने से सुहाना भी सहम गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्यूटी पाई का नाम अपने इस गंदे मुंह से लेने की? वो जो है जैसी है मेरे लिए वो सब कुछ है। वो मेरा इश्क है, जुनून है, जिद है, मेरी सांसों में बसती है, वो जिसके बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रह सकता। और तुमने क्या कहा, कंपैरिजन? इतना बोल निहाल डेविल स्माइल करने लगा, फिर अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, तुमने सच कहा कि उसका तुमसे कोई कंपैरिजन नहीं, कॉज वो तुम्हारी तरह हर रात नए लड़कों की बाहों में नहीं रहती। अगली बार अगर तुमने अपने इस घटिया मुंह से कोई गिरी हुई बात की, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे खानदान की कब्र खोद दूंगा मैं। निहाल इतना बोल अपने कोल्ड ऑरा के साथ उस कमरे से निकल गया। वही सुहाना बस उसे जाती हुई देखती रह गई। निहाल उस रेस्टोरेंट से निकलकर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वहां जाकर अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठकर वो सीधा मुंबई के लिए निकल गया। इस बीच उसका मोबाइल लगातार बज रहा था, जिसमें उसके पेरेंट्स लगातार कॉल कर रहे थे, मगर उसने एक बार भी उनका कॉल रिसीव नहीं किया। वो बस अपने लैपटॉप में ध्वनि के कमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था, जिसमें वो फलक की फोटो को अपने सीने से लगाए रो रही थी। ऐसा नहीं था कि इतने सालों में निहाल ने ध्वनि को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया, लेकिन ध्वनि हमेशा शादी की बात को किसी न किसी बहाने से टाल देती थी, जिसका सिर्फ एक ही रीजन था, वेदांश और वेदांग की परवरिश। ऐसा नहीं था कि अंश और अंक की केयर के लिए वेदांत या घर वालों ने कोई कमी की हो, मगर ध्वनि चाहती थी जब तक अंश और अंक थोड़े बड़े नहीं हो जाते, तब तक वो शादी नहीं करेगी। और ध्वनि के इस डिसीजन की निहाल ने हमेशा रिस्पेक्ट की थी, क्योंकि ध्वनि और उसका रिश्ता अब शादी से बढ़कर हो चुका था। उनके रिश्ते को जरूरत थी एक दूसरे के साथ की, ना कि किसी नाम की। ध्वनि के आंखों से निकलने वाले हर एक आंसू निहाल के सीने को छलनी कर रहे थे।
निहाल को आज भी याद था कि फलक की डेथ के बाद ध्वनि एक जिंदा लाश बन गई थी। वो तो अंश और अंक के मासूम चेहरों को देखकर उसने किसी तरह खुद को संभाला, क्योंकि वो दोनों ही उसकी बहन की आखिरी निशानी थे। वहीं दूसरी ओर कोलकाता में शनाया अपने डेड मिस्टर मल्होत्रा से कॉल पर बात कर रही थी। तुम रिवांश का कॉल क्यों नहीं उठा रही हो सानू? क्या तुम भूल रही हो कि नेक्स्ट मंथ तुम दोनों की शादी है? कॉल की दूसरी ओर से मिस्टर मल्होत्रा की थोड़ी रूखी आवाज सुन शनाया का मुंह बन गया। डैड, मैं बिजी थी और मैंने तो उसे मैसेज कर दिया था कि मैं उससे फ्री होकर बात करूंगी, शनाया ने अपनी स्वीट सी आवाज में कहा तो मिस्टर मल्होत्रा तुरंत नॉर्मल हो गए। बेटा, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपने और रिवांश के रिश्ते को समय दो। आखिर तुम दोनों को अपनी पूरी जिंदगी साथ जो बितानी है पी। आई ट्राई डैड बट मुझे पता नहीं क्यों रिवांश से कोई अटैचमेंट फील नहीं होता। जब भी वो ज्यादा हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने को बोलता है, मुझे सब गलत लगता है। ऐसा लगता है कि मुझ पर किसी और का हक है या मैं किसी और की इमानत हूँ। शनाया ने आज अपना हाल ही दिल अपने डैड को बता दिया, जो वो इतने दिनों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। जिसका एक रीजन ये भी था कि जब से वेदांत उसकी लाइफ में आया था, उसे उसकी करीबी काफी फैमिलियर और अच्छी लगती थी, जिसे वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाती थी। शनाया की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा एक पल के लिए खामोश रह गए। उनके अंदर अलग ही डर ने जन्म ले लिया, जैसे उनसे उनकी कोई कीमती चीज छीन जाने का डर। अचानक से मिस्टर मल्होत्रा कॉल पर ही चीख पड़े। नहीं। मिस्टर मल्होत्रा की चीख सुनकर शनाया बुरी तरह डर गई। क्या हुआ डैड, आप ठीक तो है न? शनाया हड़बड़ा कर बोली तो मिस्टर मल्होत्रा अपने होश में आए। उन्होंने अपने आस्तीन से अपने माथे में आए पसीने को साफ किया और अपनी आवाज नॉर्मल करते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, वो एक सर्वेंट गलत तरीके से सफाई कर रहा था, बस उसे ही टोक रहा था। मिस्टर मल्होत्रा ने बात बदलते हुए कहा तो शनाया ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो मिस्टर मल्होत्रा की चीख सुनकर बुरी तरह डर गई थी। ठीक है डैड, आप अपना ख्याल रखिएगा, लव यू टू माय प्रिंसेस। मिस्टर मल्होत्रा ने इतना बोल कॉल कट कर दिया। मिस्टर मल्होत्रा के दिमाग में किसी लड़की के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं नहीं मानती कि आप मेरे डैड हो। इतने सालों बाद कोई भी आदमी मुंह उठाकर चला आएगा और मुझे अपनी बेटी बोलेगा तो क्या मैं मान लूंगी? नहीं, कभी नहीं। और क्या कहा आपने मिस्टर सिंघानिया को इस बारे में पता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो कभी मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकते। और मैं कोई आपकी सानू शनाया वॉटएवर नहीं हूँ। मेरा नाम फलक वेदांत सिंघानिया है और मेरी आखिरी सांस तक मेरा यही अस्तित्व रहेगा। अचानक मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी आंखें खोली और वो अपने ख्यालों से बाहर आए। नहीं, मुझे वक्त रहते कुछ करना होगा, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। मैं अब फिर से उसे नहीं खो सकता, मिस्टर मल्होत्रा ने अपने सीने को मसलते हुए कहा, क्योंकि उनकी धड़कनें बढ़ गई थी। वही दूसरी ओर शनाया इस वक्त अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ी होकर एकटक चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में एक सूनापन था। उसकी आंखों के सामने बार बार वेदांग और वेदांश का चेहरा ही आ रहा था। वो दोनों बच्चे उसे इतने फैमिलियर क्यों लग रहे थे, और वेदांत उसका टच उसे बुरा क्यों नहीं लगता था? क्या को वेदांत का टच एंजॉय कर रही थी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। ये जानते हुए भी कि वो मैरिड है और उनके 2 बच्चे हैं, मैं कैसे उस शख्स से अट्रैक्ट हो सकती हूँ? शनाया ने इन सब बातों को सोच अपने ख्यालों को झटका और बेड पर आकर सो गई। इस बात से अनजान कि उसके बगल के विला में बैठा वेदांत अपने आईपैड पर उसकी हर एक बातों को सुन और उसकी हरकतों को देख रहा है, जिसे देख उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। थिंक बाबी, तुम जितना सोचोगी तुम उतना तड़पोगी और तुम्हारी ये तड़प मुझे सुकून देगी। इतना बोल वेदांत साइको की तरह हंसने लगा। वहीं दूसरी ओर सोनम अपने बेडरूम में सो रही थी कि प्यास से उसकी नींद खुल गई। सोनम जैसे ही पानी पीने के लिए उठी, उसे उसका जी मतलाने लगा। सोनम ने अपने मुंह पर हाथ रखा और दौड़ते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। सोनम वॉश बेसिन में जाकर वॉमिट करने लगी। अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ कर सोनम वॉशरूम से बाहर आई और आकर बेड पर लेट गई। लगता है मुझे फिर से स्टमक इन्फेक्शन हो गया है। ओफ यार, अभी इसी टाइम मुझे इन्फेक्शन होना था। कल मेरी फिल्म का प्रीमियर शो है, कहीं कल सबके सामने मेरी तबीयत न खराब हो जाए। अगर जाना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं मना कर देती, लेकिन जाना इम्पोर्टेंट है। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। सोनम ये सब सोच रही थी कि उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। इतनी रात को किसका मैसेज होगा? इतना बोल सोनम ने जैसे ही अपना मोबाइल देखा
तो उस पर समर का मैसेज था। समर का नाम देख सोनम का मुंह बन गया और वो जैसे ही मोबाइल रखने को हुई कुछ सोचकर उसने मैसेज ओपन कर लिया। हनी, कल प्रीमियर में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा प्रीमियर अब 1 वीक बाद होगा, तब तक तुम आराम करो और कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, तुम्हारे हेल्थ चेकअप के लिए। तुम्हारी हेल्थ को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। पता नहीं क्यों, लेकिन समर के इस मैसेज को पढ़ सोनम के होठों पर स्माइल आ गई। ये साय को भी ना मेरी समझ से बाहर है, जब बुरा समझती हो तो ऐसा काम कर देता है कि मैं इसकी एहसानमंद हो जाती हूँ, और जब इसे अच्छा समझती हूँ तो मेरा ही बुरा कर देता है। लेकिन जो भी बोलो उतना भी बुरा नहीं है, ये सन की मल्होत्रा। सोनम समर का मैसेज देखते हुए बुदबुदाई और बेड पर लेट गई। अगली सुबह ध्वनि को आज ऑफिस में जाकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मंथली रिपोर्ट चेक करनी थी। ध्वनि आज थोड़ी जल्दी सहगल कॉर्पोरेशन पहुंच गई थी। चूंकि उसका डेस्क निहाल ने अपने कैबिन के अंदर ही रखवाया था, इसलिए निहाल की गैरमौजूदगी में भी ध्वनि निहाल के कैबिन में ही रहती थी। ध्वनि ने अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड से सारे रिपोर्ट्स अपने कैबिन में मंगवा लिए। अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड सुमेर, जो कि ध्वनि को पसंद करता था, वो ध्वनि को रिपोर्ट समझाने के बहाने उसके थोड़ा करीब आ गया। ध्वनि, जिसका पूरा ध्यान अकाउंट के डेटा को चेक करने में था, उसने सुमेर की इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कोई था जो उन दोनों को ही अपनी जलती हुई निगाहों से घूर रहा था, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि निहाल ही था, जो कब से कैबिन के डोर पे खड़ा होकर उन दोनों की करीबी को ही देख रहा था। आई होप मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। निहाल की कोल्ड वॉइस सुन ध्वनि ने उस ओर देखा, और निहाल को इतने दिन बाद अपने सामने देख उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। लेकिन जब उसने निहाल की आंखों में गुस्सा देखा, तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि इस वक्त सुमेर उसके कितने करीब है। ध्वनि तुरंत अपनी चेयर से खड़ी होकर सुमेर से 2 कदम दूर हट गई और अपनी सहमी हुई निगाहों से निहाल के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखने लगी। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर सुमेर, मुझे अपनी असिस्टेंट से कुछ कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन करना है। निहाल ने सुमेर की बात बीच में ही काटते हुए कहा तो सुमेर एक नजर ध्वनि को देख कैबिन से बाहर निकल गया। वही सुमेर का ध्वनि को ऐसे मुड़कर देखना निहाल के गुस्से को और भड़काने के लिए काफी था। निहाल ध्वनि की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा तो ध्वनि डर के मारे अपने कदम पीछे की ओर लेने लगी। ध्वनि निहाल की आंखों में उसके लिए जलन और पजेसिवनेस साफ देख सकती थी। पीछे कदम लेती हुई ध्वनि जाकर बॉल से टिक गई। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि निहाल ने ध्वनि के दोनों ओर अपने हाथों को रखा हुआ था और ध्वनि निहाल के दोनों हाथों के बीच कैद थी। ध्वनि ने अपनी तिरछी नजरों से निहाल की ओर देखा, जो अपनी भौहों को सिकोड़कर उसे ही देख रहा था, जिसे देख ध्वनि ने अपनी नजरें जमीन में ही गाड़ ली। सर सॉरी निहाल जी, ध्वनि ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा। निहाल ध्वनि के चेहरे की ओर झुका और उसके गालों पर अपने होंठ रब करते हुए बोला, और वो किस लिए? निहाल का जवाब सुन ध्वनि ने अपनी लंबी घनी पलकों को झपकाते हुए निहाल की ओर देख, जो अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए उसे ही देख रहा था। ध्वनि ने कुछ पल उसे देखा, फिर निहाल की टाई पकड़ उसे थोड़ा नीचे झुकाया और अपने पंजों के बल खड़ी होकर निहाल के होठों पर अपने होठ रख दिए। निहाल ध्वनि से बहुत लंबा था, ध्वनि तो उसके सीने तक ही आती थी, इसलिए वो अक्सर हिल्स कैरी करती थी। ध्वनि निहाल को डेस्परेटली किस कर रही थी और निहाल अपनी आंखें खोल उसे ही देख रहा था, जिसे ध्वनि बखूबी महसूस कर सकती थी। ध्वनि ने अपनी किस ब्रेक की, लेकिन वो निहाल से दूर नहीं हटी। वो निहाल के होठों पर अपने होठ रख बुदबुदाई, निहाल जी, मैं कभी आपको चीट नहीं कर सकती, और जो आज अपने अभी देखा वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अगर आपने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं आपको कुछ बोलूंगी नहीं, बल्कि आपसे दूर हो जाऊंगी। ध्वनि की बात सुन निहाल की पकड़ उसके कमर पर कस गई, जिससे ध्वनि को दर्द तो बहुत हुआ, मगर उसके होठों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। अगर आइंदा तुमने मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाया तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ अपने कमरे में कैद कर दूंगा, एंड यू बेटर नो मैं ऐसा कर सकता हूँ। निहाल ने ध्वनि के जबड़े को कसते हुए कहा, और ध्वनि के होठों पर अपने होठ रख दिए। निहाल ने ध्वनि को किस करते हुए लिफ्ट किया तो ध्वनि ने अपने पैर निहाल के कमर के चारों ओर रख कर दिए। निहाल ध्वनि को किस करते हुए अपने कैबिन से अटैच पर्सनल रूम में ले आया और एक बटन प्रेस कर दिया, जिससे बाहर खड़े गार्ड को पता चल गया कि अब उसे कैबिन के अंदर किसी भी शख्स को एंटर नहीं होने देना है, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। निहाल ने ध्वनि को बेड पर जाकर लेटा दिया और अपनी शर्ट ओपन कर ध्वनि के ऊपर आ गया।
ध्वनि ने भी अपनी गोरी बाहें निहाल के गले के चारों ओर लपेट दी और निहाल के पूरे फेस पर बेबी किसेस करने लगी। उन दोनों को ही पता नहीं चला कि कब एक एक कर उनके कपड़े फर्श पर गिरने लगे और वो दोनों अपनी प्यार की नाव में गोते लगाने लगे। उम्मम निहाल जी, लव मी लाइक देयर इज नो टुमारो, टेक मी टू द हेवन प्लीज, ध्वनि ने अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा तो निहाल और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया। अब वो पूरा कमरा उन दोनों की तेज सांसों के शोर और ध्वनि की प्लेज़र से भरी आहों से गूंज रहा था। वहीं दूसरी ओर कोलकाता में आज शनाया के कंपटीशन का आखिरी राउंड था, जिसमें उन्हें एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस डिजाइन कर खुद उसे पहनकर जजेस के सामने प्रेजेंट करना था। शनाया अपनी ड्रेस कंप्लीट कर जब वॉशरूम गई, तब एक लड़की उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस के पास आ गई और थोड़ी देर बाद वो अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट बिखेरे वहां से चली गई। वीवी फैशन इंडस्ट्री कोलकाता। शाम का वक्त हो चुका था और इस वक्त कंपनी के पार्टी हॉल में स्टेज शो रखा गया था, जिसमें कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर्स शामिल हुए थे। टॉप 20 पार्टिसिपेंट, जिनमें 10 लड़के और 10 लड़कियां शामिल थे, वो सभी ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रहे थे। सामने जजेस की हेड चेयर पर बैठा वेदांत अपने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करता हुआ मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद एंकर ने शो शुरू किया और एक एक कर सारे कंटेस्टेंट अपने डिजाइन किए हुए कपड़े खुद पहनकर या किसी मॉडल को पहनाकर अपने ड्रेस को प्रेजेंट करने लगे। वहीं जब शो स्टार्ट हुआ तब से वेदांत की नजरें स्टेज पर चली गई। करीब 12 कंटेस्टेंट के बाद शनाया स्टेज पर आई। उसने अपनी ड्रेस खुद ही पहनी थी। शनाया ने एक प्लाजो और वन शोल्डर क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिसके ऊपर उसने बारीक मोतियों का श्रग कैरी किया हुआ था। उसने अपने बालों को समेटकर एक फ्रेंच बन बनाया हुआ था। उसका ये लुक काफी यूनिक और अडोरेबल दिख रहा था, जिसे देख वेदांत की नीली आंखें चमक उठी। वही कंटेस्टेंट की भीड़ में खड़ी एक लड़की जो कि इंडियन ही थी, वो शनाया को श्रग के साथ देख हैरान रह गई। अचानक शनाया को देखते ही देखते उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से कसी हुई थी कि उसके नाखून उसकी स्किन में धंस रहे थे। शनाया ने उस लड़की को देख डेविल लुक दिया और अपना वॉक कंप्लीट कर बैकस्टेज चली गई। वहीं जब से शनाया स्टेज पर आई थी, वेदांत ने एक पल के लिए भी उससे नजरें नहीं हटाई थी। आखिर शनाया देखी इतनी खूबसूरत रही थी, वेदांत ही क्या बाकी सबकी निगाहें भी उसी पर जम सी गई थी। शनाया को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती थी उसकी हेजल ग्रे आईज। शनाया के बाद 2 कंटेस्टेंट ने और रैंप वॉक किया। फिर उसके बाद वही इंडियन लड़की जिसका नाम नितिभा था, उसने वॉक किया। वो लड़की अभी स्टेज पर 4 कदम चली ही थी कि अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए और वो लड़की वही स्टेज पर गिर गई, जिस वजह से उसकी ड्रेस फट गई। सबकी नजर नितिभा के फटी ड्रेस पर गई, तो कईयों ने उससे अपनी नजरें फेर ली। ये मूवमेंट नितिभा के लिए बेहद एम्बैरसिंग था। नितिभा की आंखें आंसुओं से भर गई। अचानक नितिभा के चेहरे पर मायूसी की जगह गुस्से के भाव आ गए और वो स्टेज से नीचे उतरकर शनाया के पास चली गई। हाउ डेयर यू ब्लडी बिच, नितिभा गुस्से से चिल्लाए और जैसे ही शनाया के ऊपर हाथ उठाने को हुई, किसी ने शनाया को कमर से पकड़ पीछे की ओर खींच लिया। शनाया, जो नितिभा के इस एक्शन के लिए रेडी नहीं थी, वो इससे पहले कि कुछ रिएक्ट करती वो उसकी पीठ किसी के मजबूत सीने से जा लगी। शनाया ने अपनी सहमी हुई निगाहों से पीछे मुड़कर देखा तो उसने खुद को वेदांत की बाहों में पाया। आर यू ऑल राइट बाबी, वेदांत की कंसन भरी आवाज सुन शनाया ने बस हूं कहा। वेदांत ने शनाया को खड़ा किया और अपनी जलती हुई निगाहों से नितिभा को घूरने लगा। वेदांत की रेड ब्लड ब्लू आइज को देख नितिभ की हालत खराब हो गई। What the fucking hell you doing? वेदांत जोर से गुर्राया तो नितिभा के कंधे डर के मारे उचक गए। सर सॉरी सर, वो तो एक्चुअली इस लड़की ने जानबूझकर मेरी हिल्स डैमेज की ताकि मैं गिर जाऊं और इस कंपटीशन से बाहर निकल जाऊं ताकि ये जीत सके, नितिभा ने नफरत भरी निगाहों से शनाया को घूरते हुए कहा। तो शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बकवास है? तुम मुझ पर कैसे इतना घाटिया इल्जाम लगा सकती हो? जब तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं बोल क्यों नहीं सकती? नितिभा ने शनाया की बात बीच में ही काटते हुए कहा। वही वेदांत अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डाले नितिभा के ड्रामे को ही देख रहा था। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी ही क्योंकि मैंने तुम्हारे ड्रेस की स्ट्रैप काटी थी, तो तुम भी मुझसे उसी का बदला ले रही। इतना बोलते ही नितिभा साइलेंट हो गई, क्योंकि फ्लो में ही सही उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। नितिभा की बात सुन जहां सब हैरान थे,
तो वही वेदांत और शनाया एकदम काम थे, मानो उन्हें सब पहले से ही पता हो। शनाया के होठों पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई और वो नितिभा के थोड़े करीब जाकर उसे अपनी धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में बोली, मैंने तुम्हें अपनी ड्रेस से छेड़छाड़ करते हुए पहले ही देख लिया था, जिसे मैंने वक्त रहते ही सुधार लिया था। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ, जो तुम्हारी हील डैमेज कर खुद भी तुम्हारी लाइन में आकर खड़ी हो जाओ। शनाया की बात सुन नितिभा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे शनाया की बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वेदांत ने एक तीखी नजर राज की ओर देखा तो राज उसका ऑर्डर समझ गार्ड्स को बोल नितिभा को हॉल से बाहर निकलवा दिया। नितिभा चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि शनाया बेगुनाह है और नितिभा तो स्टार्टिंग से सभी को परेशान करती थी। जल्द ही शो की होस्ट ने माहौल को नॉर्मल किया और शो को बिना देरी किए आगे बढ़ाया। सारे जजेस के फैसले के अकॉर्डिंग लड़कियों में टॉप 5 पार्टिसिपेंट को चुना गया, जिनमें शनाया भी एक थी, और लड़कों में भी 5 कंटेस्टेंट को चुना गया। शो खत्म होने के बाद जहां सारे कंटेस्टेंट अपने घर चले गए, क्योंकि जो आज सिलेक्ट हुए थे उन्हें एक मंथ इसी कंपनी में इंटर्न करना था, वही शनाया सीधा सीईओ के फ्लो पर चली गई। उसे वहां जाने में तो काफी हेसिटेशन हो रही थी, लेकिन वो वेदांत को बस एक बार मिलकर थैंक्स कहना चाहती थी। राज ने जब शनाया को उस फ्लो पर देखा तो उसने गार्ड्स को उसे रोकने से मना कर दिया था। शनाया ने एक गहरी सांस ली और वेदांत के कैबिन आके डोर नॉक किया। कमिंग। वेदांत की मैग्नेटिक वॉइस सुन शनाया गूसबम्स फील कर रही थी, लेकिन उसने अपनी फीलिंग को इग्नोर किया और डोर ओपन किया और अंदर चली गई। शनाया जब कैबिन के अंदर आई तो जैसे ही उसकी नजर वेदांत के ऊपर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वेदांत उसके सामने शर्टलेस था। वेदांत की ब्रॉड चेस्ट और उसकी मस्कुलर बॉडी देख शनाया तो उस पर से अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रही थी। वेदांत ने जब शनाया को खुद की ओर ऐसे देखते हुए पाया तो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। पता नहीं वेदांत के दिमाग में क्या आया कि वेदांत ने अपने कदम शनाया की ओर बढ़ा दिए। वेदांत शनाया के एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। इन सब से बेखबर शनाया एकटक वेदांत के सीने पर लिखे कुछ वर्ड्स को ही देख रही थी, जो शायद स्पेनिश में लिखा था। वेदांत शनाया के चेहरे के करीब झुका और उसके कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धीरे से बुदबुदाया, डू यू लाइक इट बाबी? बहुत। शनाया ने उसी तरह खोए हुए लहजे में कहा, लेकिन उसने वेदांत की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस की, तब जाकर वो अपने सेंस में आई। वेदांत को ऐसे शर्टलेस खुद के करीब देख शनाया का चेहरा सुर्ख हो गया। वेदांत ने शनाया के लाल पड़ चुके चेहरे को देखा तो उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। शनाया ने जब वेदांत को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने तुरंत उससे अपनी नजरें फेर ली। शनाया की नजर जब दोबारा वेदांत के उस टैटू पर पड़ी तो अब वो अपनी क्यूरोसिटी छुपा नहीं पाए। मिस्टर सीईओ, ये क्या लिखा है? शनाया ने वेदांत के टैटू की ओर पॉइंट आउट करते हुए कहा। लव इज पॉइजन, वेदांत ने अपनी डीप वॉइस में कहा, तो शनाया अपनी आंखें बड़ी कर उसे ही देखने लगी। भला ऐसा कौन लिखवाता है? शनाया ने मन ही मन सोचा। वो अपनी लंबी घनी पलकों को बार बार चिपकाते हुए टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी, जिस वजह से वेदांत को वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। वेदांत ने शनाया की कमर के होल्ड किया और उसके कान पर सरगोशी करते हुए अपनी हंसकी वॉइस में बोला, बाबी, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, एंड ट्रस्ट मी आई एम वेरी बैड किसर। वेदांत की गर्म सांसें अपने गले और कंधे पर महसूस कर जहां शनाया सिहर उठी, वहीं वेदांत की बेशर्मी भरी बातों को सुन उसके गाल लाल हो गए।